गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, अब हम जो इको ऑनर सेमेस्टर 2 का हमारा स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा है, तो पहली यूनिट मैं पिछली क्लासेस में कंप्लीट करवा चुका हूं आपको। आज से हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 है आपकी एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में दो टाइप से बेटो आप एस्टिमेशन करते हैं। नंबर 1 है पॉइंट एंड सेकंड है इंटरवल एस्टिमेशन। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज द एस्टिमेशन। मेरे बच्चों, एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी की भी चीज के बारे में अनुमान लगाना। अब क्योंकि हम एक साइंटिफिक स्टडी में वर्क कर रहे हैं, तो हम जो अनुमान लगाएंगे वो साइंटिफिक होगा। कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर आप ये अनुमान क्यों लगाना चाहते हो? बेटा, हम एस्टिमेशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का जब डेवलपमेंट आपके लिए किया गया था, तो स्टैटिस्टिक्स में एक बात रखी गई थी कि हम किसी भी डाटा को एनालाइज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप किसी प्रोबेबिलिस्टिक डाटा या रैंडम वेरिएबल को एनालाइज करते हो, तो एक अननोन थिंग्स जिसको आप पैरामीटर बोलते हो, उसका यूज आपको करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली। जैसे सपोज आपके पास एक पॉपुलेशन है एक्स, जो फॉलो करती है एक्सपोनेंशियल थीटा को। तो बेसिकली ये एक प्रोबेबिलिस्टिक डाटा है या एक रैंडम वेरिएबल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक। इसमें खास बात यह है कि जो x होता है उसकी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, और जो यहाँ पे थीटा है जिसको आप पैरामीटर बोलते हैं, उसकी भी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी होती है। ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉपुलेशन को एनालाइज करिए, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जो कि इक्वल आएगी 1/थीटा के। वेरिएंस ऑफ x आप कैलकुलेट करोगे, जो कि अगेन 1/थीटा स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपको थीटा के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या वेरिएंस ऑफ एक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको इस पॉपुलेशन को एनालाइज करने के लिए थीटा को फाइंड करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है मेरे बच्चों, हम थीटा को कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? हम थीटा को एस्टिमेट करते हैं। हम थीटा के बारे में एक अनुमान लगाते हैं। तो बात यह है कि जब यह अनुमान आपका लगाया जाएगा, थीटा को एस्टिमेट किया जाएगा, तो एस्टिमेशन दो कैटेगरी में होता है। एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन और एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, समझ गए? पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब है कि जो आप अनुमान लगाएंगे वो प्योरली एक नंबर बनेगा। इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब है जो भी आप अनुमान लगाएंगे, जैसे भी लगाएंगे वो बात की बात है, लेकिन वो एक इंटरवल बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछ लूं इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट के बारे में अनुमान लगाइए, तो इंडियन बॉयज की जो एवरेज हाइट है वो एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन किसके बराबर है एग्जैक्टली हमें नहीं पता है। तो दिस इज द पैरामीटर। अब उस पैरामीटर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि अनुमान लगाइए, और विदाउट एनी साइंस, कुछ भी आपका जो मन करे बोलिए, तो आप दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। आप बोल सकते हो सुधीर सर, हमें लगता है कि इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट होगी 5 फुट 7 इंच, 5.7 इंचेस इज द एवरेज हाइट। क्या ये एग्जैक्ट हाइट है? नहीं सर, हमें ऐसा लगता है, हमने ऐसा अनुमान लगाया। किस बेसिस पे अनुमान आपने लगाया, अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट ये जो आपने मुझे दिया, दिस इज प्योरली ए नंबर, दिस इज प्योरली ए पॉइंट। दैट्स वाई द नेम इज पॉइंट एस्टिमेशन। यहीं पे अगर आप मेरे बच्चों ये कहते कि सुधीर सर हमें लगता है कि इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट 5.6 इंचज से लेकर 5.9 इंचज के बीच में कहीं पर बिलोंग करेगी, तो आप एग्जैक्टली एक नंबर नहीं बता रहे हैं, आप मुझे एक इंटरवल दे रहे हैं 5.6 टू 5.9, सच दैट आप कहना चाहते हैं कि इंडियन बॉयज की जो एवरेज हाइट है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर सकती है। नाउ दिस एस्टिमेशन इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन। अब ये काम आपने कैसे किए, ये मेरी जो सेकंड यूनिट है उसका वर्क है। तो सबसे पहले आप समझिए हम एस्टिमेशन क्यों करते हैं। क्योंकि हमें पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करना होता है, उसकी वैल्यू के बारे में एक जानकारी हमें चाहिए होती है। बट बी केयरफुल, ये जो एस्टिमेशन आप करेंगे वो साइंटिफिकली होगा। ठीक। एस्टिमेशन दो टाइप से आप कर सकते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन मतलब एक नंबर बताएंगे,
इंटरवल एस्टिमेशन मतलब एक इंटरवल बताएंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब अगर हम अपने यूनिट को स्टार्ट करें तो चैप्टर नंबर 6 है आपका। तो 6.1 अगर हम लेके चले, सम जर्नल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, तो पहले हम पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके कुछ कुछ बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें मेरा सबसे पहला टॉपिक है मेरे बच्चों, पॉइंट एस्टिमेटर एंड पॉइंट एस्टिमेट। तो एक टर्म होती है एस्टिमेटर और एक टर्म होता है एस्टिमेट या एस्टिमेटेड वैल्यू। तो दोनों में डिफरेंस है, क्लियरली आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो आप एस्टिमेशन करते किसका है? पैरामीटर का। करते किसके बेसिस पर है? सैंपल्स के बेसिस पर। जिस पॉपुलेशन को आपको एनालाइज करना है, जिस रैंडम वेरिएबल को आपको एनालाइज करना है, आप वहां से एक सैंपल ले लेते हैं। ठीक, ये जो सैंपल होता है वो रैंडम सैंपल होता है जब तक इसकी वैल्यू गिवन ना हो। तो पिछली क्लासेस में मैं आपको समझा चुका हूं कि रैंडम सैंपल और ऑब्जर्व सैंपल में डिफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एस्टिमेटर बनाते हैं। हम एक एस्टिमेटर बनाते हैं जिसके बेसिस पर हम पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे। तो एस्टिमेटर होता क्या है मेरे बच्चों? एस्टिमेटर इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो जो पिछली क्लास में हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक पढ़ाया था, उसी को हम कंटिन्यू आज कर रहे हैं। एक्चुअली में एस्टिमेटर एक स्टैटिस्टिक ही होता है। बस एस्टिमेटर आज मैं उसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस स्टैटिस्टिक्स के थ्रू मैं किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करना चाहता हूं। सो बेसिकली ये एक फंक्शन होता है रैंडम सैंपल ऑब्जर्वेशंस का या फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल्स का। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्लासेस, ये एस्टिमेटर या पॉइंट एस्टिमेटर भी एक रैंडम वेरिएबल के तरीके से ही काम करेगा। ठीक, तो सबसे पहले एस्टिमेटर समझते हैं। तो वो कह रहा है क्या? लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल, ठीक है। तो रैंडम सैंपल का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि सैंपल आपने लिया नहीं है, आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो बेसिकली x1 x2 xn आर द रैंडम वेरिएबल्स, किसी पॉपुलेशन से लिए गए हैं। मुझे पॉपुलेशन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ठीक, दे मे बी इंडिपेंडेंट, दे नॉट बी इंडिपेंडेंट, डजंट मैटर, वो बात की बात है। जो सैंपल आपने लिया है वो सैंपल आप विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे भी ले सकते हो। अब मैं इसका अगर कोई भी फंक्शन बनाता हूं, and let t be the function of x1 x2 डॉट डॉट xn, कोई भी एक फंक्शन बनाता हूं t, दिस फंक्शन t इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स और इट इज कॉल्ड एस्टिमेटर। अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल बनेगा। जैसे सैंपल का मीन बन सकता है, सैंपल का वेरिएंस बन सकता है, सैंपल का मीडियन बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे बच्चों, अब अगर मैं आपको एक ऑब्जर्व्ड सैंपल दे दूं, ठीक है, क्योंकि सैंपल तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा। अगर मैं ये कह दूं कि लेट स्मॉल x1 स्मॉल x2 डॉट डॉट स्मॉल xn बी एन ऑब्जर्व्ड सैंपल, ऑब्जर्व्ड सैंपल, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड सैंपल का मतलब होता है मैंने सैंपल की जो वैल्यूज है वो आपको दे दी। तो जो टी जो होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू लेगा t0, विच इज x1 x2 डॉट डॉट xn। दिस इज प्योरली ए नंबर, दिस इज प्योरली ए नंबर विच इज द वैल्यू taken by capital T. Now this number T0, now this number T0 is called point estimate, means एस्टिमेटर एक फंक्शन होता है, एक रैंडम वेरिएबल होता है, और पॉइंट एस्टिमेट उस रैंडम वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू होती है कोरस्पॉन्डिंग टू सम ऑब्जर्व्ड सैंपल। जैसे कि मैंने बोला कि भाई इंडियन बॉयज की
एवरेज हाइट को एस्टिमेट करना है, तो आप बोल दीजिए सुधीर सर एक सैंपल ले लीजिए, उस सैंपल का मीन जो भी बनेगा दैट इज द एस्टिमेटर ऑफ इंडियन बॉयज एवरेज हाइट पॉपुलेशन। तो सैंपल मीन इज व्हाट, 1/n समीशन xi। तो ये एक रैंडम वेरिएबल के तरीके से काम करेगा, तो ये होगा एस्टिमेटर। अब अगर मैं आपको एक सैंपल ले लूं, मींस मैंने कहा कि इंडिया में से 4 बच्चों का सैंपल ले लीजिए, एक की हाइट है 5 फुट 3 इंच, एक की हाइट है 5 फुट 2 इंच, एक की हाइट है 5 फुट 4 इंच, एक की 5 फुट 7 इंच, इसका एवरेज कर दिया। आपने बोला सुधीर सर 5 फुट 5 इंच एवरेज हाइट आ रही है, तो दिस 5.5 इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ योर एस्टिमेटर, है ना। तो पॉइंट एस्टिमेटर और पॉइंट एस्टिमेट या एस्टिमेटेड वैल्यू में डिफरेंस आप समझ लीजिए। एस्टिमेटर का मतलब होता है जो एस्टिमेट करेगा, वो एक फंक्शन होता है सैंपल ऑब्जर्वेशंस का, रैंडम ऑब्जर्वेशंस का, किसी पर्टिकुलर सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग उसकी जो वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टीमेट। तो मेरे बच्चों ट्रेडिशनली एक्स बार दिस इज द एस्टिमेटर, और इसकी वैल्यू स्मॉल एक्स बार कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्व्ड सैंपल इज कॉल्ड एस्टिमेट और एस्टिमेटेड वैल्यू। बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऐसे मिल सकते हैं। अब ये सब पॉइंट एस्टिमेटर की कैटेगरी में क्यों है, क्योंकि ये हमें एक वैल्यू दे रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग टू सम ऑब्जर्व्ड सैंपल, इसीलिए हम इसको पॉइंट एस्टिमेटर की कैटेगरी में रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कि भाई सैंपल मीन, मीन और सैंपल मीडियन आर टू पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। बात समझिए, जब आपको पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करना होता है तो जरूरी नहीं आपका सैंपल का अर्थमेटिक मीन ही ले, सैंपल का मीडियन, सैंपल का हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब एस्टिमेटर यूनिक नहीं होते, बहुत सारे एस्टिमेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं टू एनालाइज अवर पैरामीटर और एस्टिमेट अवर पैरामीटर। अभी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो आगे चलेंगी कि सर हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, वो बात की बात है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मेरा एरर्स इन एस्टिमेशन या मीन स्क्वायर एरर। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉपुलेशन है, एक्स फॉलो करता है किसी पॉपुलेशन को जिसका पैरामीटर है थीटा, जिसको आपको एस्टिमेट करना है। तो ये जो थीटा है आपका, ये है आपका पैरामीटर। ठीक है बेटा। अब जब आप इसका एक इसको एस्टिमेट करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं थीटा हैट से, तो थीटा हैट इज एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक, थीटा हैट एक एस्टिमेटर है थीटा का, बट एक्चुअली थीटा हैट है क्या, एक रैंडम वेरिएबल के तरीके से काम करेगा जो कि फंक्शन है सैंपल ऑब्जर्वेशंस का। जैसे ही मैं एक ऑब्जर्व्ड सैंपल की वैल्यू इसके अंदर डालूंगा, मुझे ये एक वैल्यू देगा जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू होगी थीटा की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या थीटा हैट की वैल्यू बराबर होगी थीटा के। सर थीटा हैट की वैल्यू थीटा के बराबर होगी ये मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है किसी सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग थीटा हैट की वैल्यू थीटा के बराबर मिल जाए, हो सकता है किसी के कोरस्पॉन्डिंग, किसी सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग थीटा हैट की वैल्यू थीटा के बराबर ना मिले, तो आप थीटा को वैल्यू थीटा हैट के बराबर कहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक्चुअली में हम ये चाहते हैं कि जो थीटा हैट आपको मिले वो भले ही थीटा के बराबर ना हो, बट कम से कम वो थीटा के अप्रोक्सीमेट हो, और थीटा हैट माइनस
थीटा के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज वेरी क्लोज टू जीरो। ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाली बात को ही मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो वो कहता है कि जो इनके बीच का गैप है, यानी कि थीटा की ट्रू वैल्यू और थीटा हैट की एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज एन एरर इन द एस्टिमेशन। कि जो भी आप चीज एस्टिमेट कर रहे हो उसके बीच में कुछ ना कुछ एरर हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, बट उस अनुमान में कुछ एरर होती है। नाउ दिस एरर इज कॉल्ड मीन स्क्वायर एरर। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो जो मीन स्क्वायर एरर होती है, MSE, मेरे बच्चों, मीन स्क्वायर एरर इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा का होल स्क्वायर, दैट्स इट। अब देखिए, जो थीटा है वो एक नंबर है, जो थीटा हैट है वो एस्टिमेटर है, तो ये एक रैंडम वेरिएबल है। थीटा हैट माइनस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो भी एक रैंडम वेरिएबल बनेगा। तो आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ दिस नंबर, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा का होल स्क्वायर, इज कॉल्ड मीन स्क्वायर एरर। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं थीटा इज इक्वल टू थीटा हैट प्लस माइनस मीन स्क्वायर एरर होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि थीटा थीटा हैट के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो थीटा और थीटा हैट की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए एक एरर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसकी एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। एक्सपेक्टेशन निकालनी आप जानते हैं, सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ाया गया होगा। उसके बाद हम कुछ चीजों पर वर्क कर सकते हैं। तो एस्टिमेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट आइडिया हुआ होगा कि एस्टिमेशन हम क्यों करना चाहते हैं। और जब आप एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो सिंपल सी बात है, आपने गलती तो करी होगी, उस गलती के मेजरमेंट को भी आपको कैलकुलेट करना होगा। उस गलती को हम कहते हैं एरर्स इन एस्टिमेशन, और उसका जो मेजरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द मीन स्क्वायर एरर। हाउ टू कैलकुलेट इट आपको डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं पढ़ाते टाइम, आगे चलते हैं इसी को लेके। अब एक बहुत फेमस टॉपिक आता है इसी में, क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर। ठीक है, अब समझिए ये क्राइटेरिया क्यों आता है। देखिए मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करना है, तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पॉपुलेशन के मीन को अगर आपको एस्टिमेट करना है तो आप सैंपल का अर्थमेटिक मीन यूज कर सकते हैं, सैंपल का मीडियन भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप दो दो क्यों यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अनुमान लगाना आपके हाथ में है, आप अनुमान किसी भी फॉर्मुलेशन से लगा सकते हैं। अब वो जो आपने अनुमान लगाया वो करेक्ट है या नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। अभी तो आप अनुमान लगा रहे हैं, जैसे मर्जी लगा दीजिए। तो अनुमान हम दो तरीके से लगा सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी पॉपुलेशन को आप एस्टिमेट करना चाहते हो जिसका मीन है म्यू, सपोज, और आप कह रहे हो कि इसके दो एस्टिमेटर हो सकते हैं, सैंपल का मीन और सैंपल का मीडियन। ये मीडियन का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्या कोरस्पॉन्डिंग टू सम सैंपल, सैंपल के मीन की वैल्यू और सैंपल के मीडियन की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी? सर ऐसा जरूरी नहीं है। तो हो सकता है सैंपल के मीन की वैल्यू और सैंपल के मीडियन की वैल्यू अलग अलग आए। सर बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि मैं सैंपल का मीन चूज करूं टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन, और सैंपल का मीडियन चूज करूं टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन? अब यहां पे आके बात फंस जाती है। अगर एस्टिमेटर एक ही होता तो हम उसी को चूज करते। अब क्योंकि एस्टिमेटर बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमें एक थ्योरी डेवलप करनी पड़ी जिससे ये बताया जाएगा कि विच एस्टिमेटर वी चूज कोरस्पॉन्डिंग टू म्यू एंड वाई। तो उस टॉपिक का आंसर है क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एस्टिमेटर। तो हमने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं जो किसी अच्छे एस्टिमेटर्स के अंदर होने चाहिए। तो जिस एस्टिमेटर्स के अंदर भी वो सारे क्राइटेरियाज होंगे
उसी को हम चूज करेंगे। मेरे बच्चों, ये जो क्राइटेरियाज हैं स्टैटिस्टिक्स में, एक्चुअली में वो चार हैं: अनबायस एस्टिमेटर, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, एफिशिएंट एस्टिमेटर एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके जो सेमेस्टर का कोर्स है उसमें सिर्फ दो ही है, एक अनबायसनेस है और एक एफिशिएंसी है। तो जब आप कभी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए आएंगे तब आपको चार पढ़ाए जाएंगे, अभी आपको दो पढ़ाए जा रहे हैं। अब ये मत कहना कि सुधीर सर तब आपने दो क्यों पढ़ाए थे, अब आप चार क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि होते चार हैं बच्चों, लेकिन आपका कोर्स क्योंकि छोटा है तो मैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो अनबायसनेस और एफिशिएंसी दो बड़े मेजर कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एक गुड एस्टिमेटर के या अच्छे एस्टिमेटर के। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑब्वियसली बात है, अब आप सबको तो यूज नहीं कर सकते ना। यूज आप एक ही एस्टिमेटर करोगे, तो या तो आपके पास एक ही एस्टिमेटर होता, अब एक तो है नहीं आपके पास है बहुत सारे, तो उनमें से चूज करने का कोई ना कोई क्राइटेरिया हमने बनाया होगा। उसमें सबसे पहला है अनबायसनेस। अब होता क्या है मेरे बच्चों, देखिए, मान लीजिए मान लीजिए आप किसी थीटा को एस्टिमेट करना चाहते हैं, किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर थीटा को आप एस्टिमेट करना चाहते हैं, और उसका एस्टिमेटर आपने बनाया थीटा हैट। ठीक। सो बेसिकली थीटा हैट क्या बनेगा? थीटा हैट इज द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन x1 डॉट डॉट टू xn। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो थीटा हैट बनेगा वो एक रैंडम वेरिएबल बनेगा। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है। अब अगर ये रैंडम वेरिएबल बनता है तो इसके अंदर जो अनबायसनेस की क्वालिटी है वो कब प्रेजेंट होगी? वेरी सिंपल। वो कहता है कि आप इसकी एक्सपेक्टेशन निकालिए थीटा हैट की। अब क्योंकि थीटा हैट क्योंकि एस्टिमेटर है, एक रैंडम वेरिएबल है, तो आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो बराबर हो जाए थीटा के, और वो बराबर हो जाए थीटा के। अगर ऐसा होता है तो हम ये बोलेंगे कि थीटा हैट इज एन अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा। हम क्या बोलेंगे? थीटा हैट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर आप टेक्निकली समझे, कि जो थीटा हैट रैंडम वेरिएबल आपने बनाया उसकी सेंट्रल वैल्यू थीटा के बराबर है। भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या मतलब है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब यही है ना कि सेंट्रल वैल्यू। तो जो थीटा हैट की पॉपुलेशन है उसकी सेंट्रल वैल्यू, और जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसकी सेंट्रल वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ, इफ expectation of theta hat is not equal to theta, then theta hat is called biased estimator of theta, biased estimator of theta, and expectation of theta hat minus के theta which is equal to bias in theta is called bias in estimating the parameter theta। तो आप अगर गौर से समझे तो आपने एक एस्टिमेटर तो बना लिया, लेकिन क्या उसके अंदर कुछ क्वालिटीज प्रेजेंट हैं? तो चेक करते हैं। वो कहता है कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट बराबर आ गई थीटा के फॉर ऑल थीटा, थीटा पे कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए, तो कंफर्म थीटा हैट एक अनबायस एस्टिमेटर होगा थीटा का। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट इक्वल नहीं है थीटा के, तो थीटा हैट इज कॉल्ड द बायस्ड एस्टिमेटर, मतलब उसके अंदर कोई बायसनेस प्रेजेंट हो गई है। तो पता करना होता है कि उसके अंदर कितनी बायस है। तो बायस का जो फॉर्मूला है मेरे बच्चों, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस के थीटा। बायस बहुत सारे टाइप की होती है, पॉजिटिवली बायस्ड और नेगेटिवली बायस्ड। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट
अगर थीटा से बड़ी है, ग्रेटर है, तो पॉजिटिवली बायस। एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट अगर लेस देन है थीटा से, तो नेगेटिवली बायस्ड। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, तो हमें बता देंगे कि सर ऐसा हो जाता है। ठीक। अब यहां पे मेरे बच्चों एक छोटा सा नोट है। क्या नोट है? कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स, हमेशा नहीं, कभी कभी क्या होता है, लेट एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट इज नॉट इक्वल टू थीटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट जो है वो थीटा के बराबर नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट पर अगर मैं लिमिट लगा दूं, एज सैंपल साइज टेंस टू इन्फिनिटी, और वो बराबर बन जा रहा है थीटा के, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट थीटा के बराबर नहीं है, बट जैसे ही मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट निकालता हूं और उस पर लिमिट लगा देता हूं एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो चीज बराबर बन जाती है थीटा के, देन थीटा हैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिकली अनबायस एस्टिमेटर। थीटा हैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिकली अनबायस एस्टिमेटर। मेरे बच्चों, एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है लिमिटिंग बिहेवियर। आपने शायद ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा एसिम्प्टोट्स के बारे में। तो कोई भी बिहेवियर अगर लिमिटिंग बिहेवियर होता है, जैसे यहां पर लिमिटिंग बिहेवियर आ गया एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मान के चलिएगा आप लिमिटिंग बिहेवियर में हम एसिम्प्टोटिक टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रहा है कि इस केस में आप ये तो नहीं कह सकते कि आपका एस्टिमेटर अनबायस है, बट जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होता चला जाता है अप टू इन्फिनिटी, तो उसके अंदर अनबायसनेस प्रेजेंट हो जाती है, बट उसका एक स्पेशल नाम रखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिकली अनबायस। अब वो अनबायस नहीं रहा, वो हो गया एसिम्प्टोटिकली अनबायस। तो मेरे बच्चों, अनबायस एस्टिमेटर के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया, ज्यादा डीप में इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि अब सेमेस्टर में है, उतने डीप डिस्कशन की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ताकि टाइम वेस्ट आपका ना हो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस यूनिट से मेरे बच्चों आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक की बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे दिए गए हैं, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरम्स टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए जी, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है मैं लेके चलता हूं। वो कह रहा है इफ एक्स फॉलो पॉइजन थीटा, show that sample mean x bar is unbiased estimator of theta। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ठीक है, अगर आप एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए जाते हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, समझ गए? तो आसान होती है चीजें, बस आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर मेरे पास एक पॉइजन पॉपुलेशन है, आपको ये शो करना है कि सैंपल का मीन कंफर्म अनबायस एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन के मीन का। पॉपुलेशन का मीन क्या है यहाँ पे? थीटा। समझ गए? तो अगर हम इसके प्रूफ पे बात करें, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जो मेरा एस्टिमेटर है वो है एक्स बार, विच इज 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई। दिस इज व्हाट? एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है, लेकिन मुझे एस्टिमेटर नहीं करना था, मुझे इसको अनबायस एस्टिमेटर जो है शो करना था। सबसे पहले तो दो तीन बातें जो पहले क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा। शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइजन थीटा। तो जिस पॉपुलेशन को भी आपको दिया जाता है वहां से एक रैंडम सैंपल आप कलेक्ट करते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, x1 x2 डॉट डॉट xn फॉलो करते हैं
IID सेम पॉपुलेशन पॉइजन थीटा। समझ गए? इसके दो मतलब होते हैं। एक तो सारे रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, तो कहीं पे अगर आपको इंडिपेंडेंसी की नीड पड़ी तो आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा, सारे रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब है रैंडम वेरिएबल्स का कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई थीटा के बराबर होगा फॉर ऑल आई। समझ गए? अगर आपको वेरिएंस की भी नीड पड़ेगी इन फ्यूचर, तो वेरिएंस भी सबके बराबर होंगे। मतलब जितनी भी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो सब सेम होंगी। ये मतलब होता है आइडेंटिकल का। ये सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक। अब मेरा एम क्या है? मेरा एम है कि सैंपल के मीन को अनबायस एस्टिमेटर प्रूफ करना। कैसे कर सकता हूं? नाउ कंसीडर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट expectation of 1 upon n summation I goes from 1 to n xi. Now this is what 1 upon n summation I goes from 1 to n expectation of xi. ठीक है, ये रूल एक्सपेक्टेशन के हैं। अब दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n समीशन I goes from 1 to n। नाउ दिस इज थीटा, क्योंकि बाय दिस रूल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई थीटा के बराबर है। फॉलो लाई डाल दिया वैल्यू। इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे वैल्यू बनेगी थीटा के बराबर। तो आपने क्या शो कर दिया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा, चाहे कुछ भी हो। इसका मतलब सैंपल का मीन एक अनबायस एस्टिमेटर है पॉपुलेशन के मीन। सिंपल बिल्कुल बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं आज का। क्या है? ये भी बहुत फेमस है। मतलब जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली एंट्रेंस एग्जामों में या आपके ग्रेजुएशन के एग्जामों में पूछे जाते हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब एक बहुत ही स्पेशल पॉपुलेशन ले रहा हूं। एक्स फॉलो नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। फाइंड अनबायस एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर का अनबायस एस्टिमेटर आपको फाइंड करना है। म्यू क्या है? पॉपुलेशन मीन। सिग्मा स्क्वायर क्या है? पॉपुलेशन वेरिएंस। अब एक बात आप बताइए, ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन की सेंट्रल वैल्यू को अगर आपको एस्टिमेट करना है तो आप सैंपल की सेंट्रल वैल्यू लेंगे। अगर आपको पॉपुलेशन के वेरिएंस को एस्टिमेट करना है तो आप सैंपल का वेरिएंस लेंगे। ले लिया। लेकिन हमें एस्टिमेटर नहीं लेने थे, हमें फाइंड करने थे अनबायस एस्टिमेटर। मैंने बोला ठीक है, आप अनबायस एस्टिमेटर फाइंड कर लेना, पहले कम से कम एस्टिमेटर तो मुझे बता दीजिए। तो आपने मुझे क्या सजेस्ट किया? आपने मुझे क्या सजेस्ट किया कि सर सैंपल मीन मैं एस्टिमेटर ले लेता हूं म्यू का, और सैंपल वेरिएंस मैं एस्टिमेटर ले लेता हूं सिग्मा स्क्वायर का। अब सवाल ये आएगा, ये जो आपने लिए क्या ये अनबायस एस्टिमेटर हैं? क्योंकि मुझे तो अनबायस एस्टिमेटर कैलकुलेट करने थे। मैंने बोला ठीक है, आप पहले एस्टिमेटर तो लीजिए, उसके बाद देखते हैं वो एस्टिमेटर्स अनबायस बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले एक्स बार के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर से बिल्कुल सेम प्रोसेस। लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए random sample from the population normal mu comma sigma square। इसका मतलब है expectation of xi is equal to mu and the variance of xi is equal to sigma square for all i। ले लिया मैंने, सिंपल है बिल्कुल। नाउ सबसे पहले पे अगर हम काम करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार पे अगर हम काम करें बाय द सेम रूल जैसा पिछले वाले में था, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन n summation I goes from 1 to n x I। Now technically this is 1 upon n summation I goes from 1 to n expectation of x I। Now this is 1 upon n
समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन म्यू, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू है। नाउ दिस थिंग बिकम म्यू। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार है वो बराबर बन गया म्यू के। तो इन द केस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, सैंपल का मीन अनबायस एस्टिमेटर है पॉपुलेशन के मीन का। ठीक। अब सैंपल के वेरिएंस की बात करते हैं सेकंड पार्ट में। नाउ लेट अस कंसीडर सैंपल का वेरिएंस एस स्क्वायर विच इज 1/n-1 समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिंपल है बिल्कुल, है ना। अब इसकी अनबायसनेस चेक करते हैं। वेरी सिंपल, देखिए कैसे। एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए दोनों तरफ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर किसके बराबर बनेगा? 1/n-1 एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रैकेट समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए आप। तब तक सिंप्लीफाई करते चले जाइए जब तक राइट हैंड साइड में सिग्मा स्क्वायर ना बन जाए, क्योंकि अगर आपको एस स्क्वायर को अनबायस एस्टिमेटर दिखाना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू द सिग्मा स्क्वायर आपको दिखाना पड़ेगा। प्रूफ करना है आपको, लर्न करना होता, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता तो मैं और ट्रिक बता देता आपको, लेकिन यहां तो प्रूफ करना है। तो आप राइट हैंड साइड को ओपन करते हुए चले जाइए और तब तक ओपन करिए जब तक वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर ना बन जाए। तो मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल होती हैं चीजें, ऐसे कोई जो है टिपिकल टास्क नहीं होते इसमें। नाउ दिस इज व्हाट 1/n-1 बाहर रखा, एक्सपेक्टेशन भी मैंने बाहर रखा, अंदर का मैंने समीशन ओपन कर दिया। आई गोज फ्रॉम 1 टू n, दिस इज व्हाट एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार इंटू एक्स आई ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज 1/n-1 एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट समीशन एक्स आई स्क्वायर आई गोज फ्रॉम 1 टू n ओके प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार इंटू समीशन एक्स आई गोज फ्रॉम 1 टू n। ये सारी चीजें बिल्कुल सिंपल हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी होती। नाउ दिस इज 1/n-1 एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस के। अब देखो, जो ये समीशन एक्स आई है, यहां साइड में लिख देता हूं, समीशन एक्स आई गोज फ्रॉम 1 टू n बराबर होता है n एक्स बार के। ठीक। तो यहां से क्या मिलेगा? 2, एक n यहां से मिल गया, एक्स बार का स्क्वायर। ऐसे आपको एक टर्म यहां पे मिल जाएगी, वेरी सिंपल ना। और थोड़ा सा अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो दिस इज 1/n-1 एक्सपेक्टेशन ऑफ समीशन एक्स आई स्क्वायर आई गोज फ्रॉम 1 टू n माइनस के एन एक्स बार स्क्वायर माइनस के एन एक्स बार। ठीक है, चलिए अब मैंने एक्सपेक्टेशन इसके ओवर ऑपरेट कर दी। 1/n-1 ब्रैकेट समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस n टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज मेरे बच्चों आपको कुछ कुछ पुट करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज 1/n-1 ब्रैकेट समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बराबर होगा वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ माइनस के सिमिलरली n टाइम्स ब्रैकेट वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। सिंपल है बिल्कुल। अब इनकी वैल्यू जरा एक बार आप अगर डालें तो दिस इज व्हाट 1/n-1 ब्रैकेट
समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n, वेरियंस ऑफ एक्स आई सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई म्यू के बराबर है, तो दिस इज म्यू स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है। नाउ ब्रैकेट क्लोज, माइनस के n टाइम्स वेरियंस ऑफ एक्स बार किसके बराबर बनेगा, पिछली क्लास में बताया था सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो दिस इज सिग्मा स्क्वायर बाई n। नाउ प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार किसके बराबर बनेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू के ही बराबर बनेगा, लेकिन उसका होल स्क्वायर है, तो दिस थिंग बिकम म्यू स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। नाउ दिस इज व्हाट, 1/n-1 ब्रैकेट n सिग्मा स्क्वायर प्लस n म्यू स्क्वायर माइनस के, यहां पे आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर माइनस के n म्यू स्क्वायर, इससे ये टर्म कैंसिल आउट, 1/n-1, यहां पे क्या मिलेगा आपको, n-1 इंटू सिग्मा स्क्वायर, सोल्व करोगे सिग्मा स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। तो अल्टीमेटली आपने मुझे क्या रिजल्ट दिया, आपने मुझे रिजल्ट दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, मींस इन द केस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, इन द केस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन सैंपल का जो वेरिएंस है वो अनबायस एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन के वेरिएंस का। ठीक है बेटा, तो यहां पे मेरे बच्चों बहुत सारे एस्टिमेटर्स बनाए जा सकते हैं, ज्यादा डीपली डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, बट आप अगर कभी पूछेंगे, कोई बात होगी आपसे, तो आप पूछ सकते हैं कि सुधीर सर और क्या आप बना सकते थे या और क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नोट लिखूं, कभी कभी वो एक एस्टिमेटर बनाता है टी विच इज 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वो इससे भी एस्टिमेट करता है सिग्मा स्क्वायर को। फर्क कितना है, यहां पे मैंने 1/n से डिवाइड किया है, सैंपल वेरिएंस के अंदर 1/n-1 होता है। ठीक, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे ना मेरे बच्चों, तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी है वो बराबर नहीं होती सिग्मा स्क्वायर के। तो जरूरी नहीं है आपका एस्टिमेटर अनबायस ही रहे हमेशा, बट हमें जो चाहिए वो मैंडेटरी है कि हमें अनबायस एस्टिमेटर ही अपने अंदर चाहिए, सिंपल है बिल्कुल। चलिए, तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, नॉर्मल का, पॉइजन का, एक्सपोनेंशियल का, यूनिफॉर्म का, यहां से जनरली क्वेश्चंस आपके एग्जामों में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, अब एक अगला जो है पॉपुलेशन है, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, वो कहता है कि एक्स फॉलो करता है यूनिफॉर्म 0 थीटा, फाइंड अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है, अब एक बात आप बताइए, एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0 थीटा को, आपको अनबायस एस्टिमेटर बताना है थीटा का। तो अगर मैं यूनिफॉर्म पॉपुलेशन को थोड़ा सा डिफाइन करूं, तो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है एक्स लाइज बिटवीन 0 टू थीटा। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको थीटा है क्या, थीटा पॉपुलेशन की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, क्योंकि जो कैपिटल एक्स है वो 0 और थीटा के बीच में बिलोंग करता है, तो पॉपुलेशन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो थीटा है। तो इसको अगर आपको एस्टिमेट करना होगा तो आप क्या कहोगे, सर जो सैंपल की सबसे बड़ी वैल्यू होगी उससे हम थीटा को एस्टिमेट करेंगे। अब आराम से समझ लीजिए, अब यहां पे थीटा पॉपुलेशन का मीन नहीं है ना, कि मीन वाला फॉर्मूला लगा लोगे सर, सैंपल मीन से एस्टिमेट कर दीजिए। तो अनबायस एस्टिमेटर तो बाद की बात है, पहले हमें बताना होता है कि इसका एक्चुअली में एस्टिमेटर क्या बन सकता है, समझ रहे हो। तो जैसा कि मैंने एक हिंट दिया आपको कि जो थीटा है वो पॉपुलेशन की सबसे बड़ी वैल्यू है, एक्स लाइज बिटवीन 0 टू थीटा, तो एक्स विच इज पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू थीटा, तो एक्स जो है वो मैक्सिममली थीटा के पास जा सकता है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू थीटा के बराबर हो सकती है। तो अगर थीटा को एस्टिमेट करना है तो आपको सैंपल की सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी चाहिए। फिर अनबायसनेस के बारे में बात करते हैं, तो फिर से वही आपने क्या क्या लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 टू थीटा।
ठीक। लेट टी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स आई। अब आप समझ गए होंगे टी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स आई मैंने क्यों लिया, समझ गए, क्योंकि मैक्सिमम मुझे पॉपुलेशन का चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है सैंपल का मैक्सिमम मुझे चाहिएगा। ठीक। तो मेरे बच्चों अब आपको क्या करना है, ये जो टी आपने बनाया इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अगर इस टी की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा के बराबर आ गई तो अनबायस एस्टिमेटर थीटा का मिल जाएगा, नहीं आई तो कुछ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको चाहिए तो आपको टी का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। अब टी है क्या, टी मैक्सिमम है एक्स आई का, तो इसका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको निकालना पड़ेगा, जिसके बारे में कुछ हिंट्स हमने यूनिट 1 के अंदर दे रखे हैं। तो चलिए जी हम काम करते हैं। जब भी ऐसा केस होता है, जब आपको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है, तो दो चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक तो जो रैंडम वेरिएबल आपका टी बना उसकी वैल्यू किस किस के बीच में बिलोंग करती है, दूसरा उसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर क्या हो सकता है। प्रोबेबिलिटी बिहेवियर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों एक बात बताइए आप, अगर जितने भी आपके एक्साइज हैं वो सबके सब जीरो और थीटा के बीच में बिलोंग करते हैं, तो कंफर्म उनका मैक्सिमम भी जीरो और थीटा के बीच में ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब कंफर्म जो आपका टी है वो भी जीरो और थीटा के बीच में ही बिलोंग करेगा। तो जो टी की वैल्यू है वो जीरो और थीटा के बीच में बिलोंग करेगी। नाउ अब हमें इसका डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो यहां पे डेंसिटी फंक्शन डायरेक्टली कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम पहले इसका सीडीएफ फाइंड करते हैं। नाउ वी फाइंड सीडीएफ ऑफ टी, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, एफ टी टी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल टी इज लेस देन इक्वल टू टी। ठीक है बेटा। नाउ दिस इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू टी। ये आपको सेमेस्टर 1 में सिखाई गई होंगी चीजें, जब आपको पीडीएफ सीडीएफ पढ़ाए जा रहे थे, समझ गए ना। चलिए अब एक बात बताइए आप, अगर किसी सेट का मैक्सिमम टी से छोटा है तो कंफर्म सारे के सारे एक्स आई टी से छोटे होंगे। ऑब्वियसली बात है किसी सेट का अगर मैक्सिमम किसी नंबर से छोटा है तो वो सारे नंबर उससे छोटे रहे होंगे। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वन भी लेस देन इक्वल टू टी रहा होगा, एक्स टू भी लेस देन इक्वल टू टी रहा होगा, डॉट डॉट एक्स एन भी लेस देन इक्वल टू टी रहा होगा। ठीक। अब क्योंकि एक्स वन एक्स टू एक्स एन आर आई आई डी इंडिपेंडेंट भी हैं और आइडेंटिकल भी हैं, तो पहले इंडिपेंडेंसी वाला रूल लगा लेते हैं। ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू टी इंटू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू टी इंटू डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी दैट एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू टी। आपको याद होगा सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा कि अगर रैंडम वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट है तो उनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल के बराबर हो जाती है। अब क्योंकि x1 x2 xn सारे आइडेंटिकल हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम बनेगी, क्योंकि आइडेंटिकल का मतलब ही ये होता है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज लेस देन इक्वल टू टी टू दी होल पावर n, टू दी होल पावर n। अब मेरे बच्चों x1 क्या है, x1 है यूनिफॉर्म जीरो टू थीटा, और एफ ऑफ एक्स वन टी, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू टी। शायद आपने सेमेस्टर 1 में ये चीज पढ़ी होगी, दिस इज टी बाई थीटा, आपने शायद ये पढ़ा होगा बच्चों। बिल्कुल सिंपल होता है, वो ऐसे कहता है, थोड़ा समझा रहा हूं आपको।
कि अगर x फॉलो करता है यूनिफॉर्म a कोमा b को, तो कन्फर्म f ऑफ x x बराबर होता है x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ये रूल होता है, आप चाहे तो सेमेस्टर 1 में देख सकते हैं। तो वो रूल अगर मैं यहां पे लगाऊं, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, टी बाई थीटा टू दी पावर एन। बिल्कुल सिंपल है। अब अगर आपको पीडीएफ समझ में आ गया, तो इसका जो पीडीएफ बनेगा, एफ टी टी, विच इज व्हाट, टी डी एफ ऑफ टी। कैसे हम लोग मेरे बच्चों इसको हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है। एफ टी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ कैपिटल एफ टी टी। ये रूल है। सीडीएफ का डेरिवेटिव कर दीजिए, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, तो ये आएगा एन टी टू दी पावर एन माइनस वन, और डिवाइडेड बाय थीटा टू दी पावर एन ऑलरेडी मेरा चल रहा है। तो आपको जो कैपिटल टी था, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स था, जो एस्टिमेटर था, उसका डेंसिटी बिहेवियर मिल गया। तो अब आपको क्या मिल गया कि टी लाइज बिटवीन 0 टू थीटा, जिसका डेंसिटी फंक्शन है एन टी टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन थीटा टू दी पावर एन। तो अब आपको क्या करना है मेरे बच्चों? नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कैलकुलेट करना है, जिसका रूल है टी गोज फ्रॉम 0 टू थीटा, टी इंटू एफ ऑफ टी टी डी टी। ये रूल आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा। नाउ दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन टी गोज फ्रॉम 0 टू थीटा, टी इंटू एन टी टू दी पावर एन माइनस वन बाई थीटा टू दी पावर एन इंटू डी टी। थोड़ा सा आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मेरे बच्चों एन बाहर आ जाएगा, थीटा टू दी पावर एन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी गोज फ्रॉम 0 टू थीटा, टी टू दी पावर एन इंटू डी टी। बिल्कुल सिंपल है, मतलब कोई टिपिकल टास्क नहीं है, बस आपको देखना है कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है। नाउ दिस थिंग बिकम एन अपॉन थीटा टू दी पावर एन। इसको इंटीग्रेशन आपको शायद आता होगा। दिस इज टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ब्रैकेट 0 टू थीटा। नाउ दिस इज थीटा। थोड़ा सा सोल्व करिए। एन अपॉन थीटा टू दी पावर एन इंटू थीटा टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, एन अपॉन एन प्लस वन इंटू थीटा आपको मिल गया। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? आपने लिखा मुझे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बराबर आया एन अपॉन एन प्लस वन इंटू थीटा के। मैंने बोला ठीक है, लेकिन आपको तो अनबायस एस्टिमेटर थीटा का चाहिए था। अरे भाई साहब, थीटा का भी मिल जाएगा। आप एक सेकंड के लिए इसको ऐसे लिख लीजिए। कैसे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एन प्लस वन बाई एन इंटू टी इज इक्वल टू थीटा। आप समझ गए ना? ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, है ना? ये रूल है, शायद आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। तो क्या मिला? जो टी आपने बनाया था, जिसको आप लेके चले थे, एग्जैक्टली वो तो अनबायस एस्टिमेटर नहीं बन पाया, बट उसका एक फंक्शन विच इज एन प्लस वन अपॉन एन इंटू टी, ये आपका अनबायस एस्टिमेटर बन गया। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों यहां पे कि एन प्लस वन अपॉन एन इंटू मैक्स ऑफ एक्स आई, क्योंकि टी मेरा मैक्स ऑफ एक्स आई था, इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी टिपिकल टास्क नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इन चीजों को समझोगे, तो मेरे बच्चों चीजें बहुत ही ज्यादा इजी होती हैं। तो आज हमने कुछ बातें आपके साथ डिस्कस की कि क्यों हम एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेट या एस्टिमेटेड वैल्यू में क्या डिफरेंस है। एक फंक्शन होता है सैंपल ऑब्जर्वेशंस का, जो कि रैंडम वेरिएबल होता है, और ये एक एग्जैक्टली वैल्यू होती है। क्योंकि ये एग्जैक्टली एक वैल्यू है, इसीलिए हम इसको पॉइंट एस्टिमेटर कहते हैं। अब पॉइंट एस्टिमेटर बहुत सारे बन सकते हैं, हमें कौन सा चूज करेंगे, उसके लिए हमने एक कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया बनाया। उसमें सबसे पहला पॉइंट था अनबायसनेस।
अनबायसनेस का मतलब होता है कि जो एस्टिमेटर आप बना रहे हो उसकी पॉपुलेशन की सेंट्रल वैल्यू और थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली कोइंसाइड करनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। तो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट बराबर है एग्जैक्टली थीटा के, तो आपका जो एस्टिमेटर होगा वो एक अनबायस एस्टिमेटर के तरीके से काम करेगा। अगर बराबर नहीं होगा तो वो बायस्ड एस्टिमेटर होगा। और जिस केस में बायसनेस होगी उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बायस कितना है। तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे बच्चों, सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा और मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आज जो मैंने ये 3 क्वेश्चंस लिए हैं ये तीनों ही पीवाईक्यू से मैंने लिए हैं। चलिए मेरे बच्चों, होप सो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी